हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसा गया टेस्ट? कैसा गया? सर कैसा? सर अच्छा गया था। अच्छा है या कुछ कुछ तो दो तीन क्वेश्चन कॉमन थे, फॉर्मूले बेस्ड थे। अच्छा अच्छा, वर्क एनर्जी था ना? वर्क एनर्जी पावर था ना? यस सर। वर्क एनर्जी था ना? हेलो यस सर। जी, क्या हुआ? वर्क एनर्जी पावर सही था ना? ओके, यस सर। मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा शायद। ग्रुप में नहीं आया ना क्वेश्चन? नहीं आया। नहीं आया ग्रुप में क्वेश्चन है। कोई नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का अटेंडेंस यार इतना कम रहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो हम देखते हैं। एक मिनट। ओह, हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर दिया था। आज से हम डायनामिक्स शुरू करेंगे, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो तो अच्छा, ये तो हो गया था। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। तो तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया था। हाँ जी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है ना? यस सर। एक्सेलरेशन सभी को क्लियर है ना? चलो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं, डायनेमिक्स शुरू करेंगे, उस पर ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो अपना जो टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये रहा। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक काइनेमेटिक्स देख लिया, सर्कुलर मोशन कैसा होता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन देखा। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन वगैरह देखा, टाइप ऑफ मोशन देख लिया। ठीक है, अब हम डायनेमिक्स पे आते हैं जहाँ के हम फोर्स वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, फोर्स वगैरह की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने देखो डायनेमिक्स पढ़ने से पहले साइंटिफिकल फोर्स करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं, अगर हम लिख देते हैं आइडियम साइंटिफिकल फोर्स। ठीक है, तो सर हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है सर। हेलो जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। अरीसा, पूर्वा, आ जैसा रही है? अभी तो पहले हो रही थी। हो रही है सर। देखिए, पिछली क्लास में तो नहीं हुई है। अभी अभी जस्ट मैंने क्लास एक खत्म किया। कुछ नेट का इशू भी चल रहा है थोड़ा, वाईफाई में तो आज दिक्कत ही है। वाईफाई से तो मैं कनेक्ट भी नहीं किया। चलो देखते हैं। क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। तो देखो, ये सर अभी ठीक आ रही है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो देखो, हमने अभी जो पिछले क्लास में किया था कि हमें सर्कुलर में कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए कम से कम एक एक्सेलरेशन चाहिए, और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल या रेडियल या उसको क्या बोला था हमने,
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हाँ जी, यस सर। ने क्या बोला था उसको, रेडियल और याद नहीं है? सर सर टेंडेंशियल। नहीं, ये तो था ही ना, टेंजेंशियल तो एक अलग था, ठीक है, इसका तो कोई और नाम है नहीं। लेकिन हमने ये देखो यहाँ पे सर सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल या रेडियल था। रेडियल, ठीक है। तो वही चीज अब आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब फोर्स होगी, ठीक है। तो वो कोई भी चीज अगर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो हमें एक कम से कम फोर्स चाहिए जो कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट, मैं अगर लिखूं, ठीक है, सर एज, बोलो। हाँ जी, हेलो, यस क्या सर। हुआ? सर कुछ बोले? बात कर सकते हैं सर, मेरे नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था ना कल, यस सेंट्रीपिटल, सर। जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन किए थे ना। अब देखो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, क्योंकि फोर्स रहेगा तभी एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन तो खुद से नहीं आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? फोर्स, ठीक है। तो वही हम साइंटिफिकल फोर्स पे आते हैं कि हमें पता है कि एज वी नो दैट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वी नीड, ठीक है, नीड एट लीस्ट वन एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें हर एक पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ऐसा नहीं जहाँ पे सेम डायरेक्शन हो, हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो है डायरेक्शन चेंज होता है। तो बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है। एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ फोर्स, ठीक है, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द फोर्स, ऐसे लिख देता हूँ, द फोर्स दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं या ए आर भी लिख सकते हैं। द फोर्स दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वो मोशन, वो फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा पार्टिकल को, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के लॉन्ग लगता है, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स भी हमेशा सेंटर के लॉन्ग लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स always acts toward center, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि कौन फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में ना अलग अलग फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। हम उसकी अभी चर्चा भी करेंगे थोड़ा, सिचुएशन,
different forces provide that centripetal acceleration या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि बात करें कि मान लो कि हम मान लो एक रस्सी से, ठीक है, एक स्टोन को बांध के, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे एक स्टोन था, ठीक है, मास m, और इसको हम मान लो ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रस्सी का मान लो कि लेंथ l है, तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है टेंशन। ठीक है, यहाँ जो है, क्योंकि इसका जब वीडियो बनाओगे तो बॉडी पे जो है वो टेंशन इधर लगेगा, जब ये यहाँ आएगा बहुत तो टेंशन यहाँ लगेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि हमेशा जो है ये अलोंग द रस्सी लगती है। ठीक है, जब यहाँ आ जाएगा तो ये इधर लगेगा। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये इधर लगेगा। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पे देखोगे तो अलग अलग लगेगा। तो ये देखो कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो टेंशन फोर्स है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसी, और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एसी जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, या तो एसी जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा या एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू ए सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेंशन है, तो लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर मान लो वी पार्टिकल वी स्पीड से कर रहा है तो, या ओमेगा गिवन है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है, मान लो अर्थ है, उसके अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, या सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है। ठीक है, तो सन के अराउंड मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रहा है अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि देखोगे तो अर्थ, ये अर्थ और सन के बीच हमेशा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, जो कि रेडियस में ये घूम रहा है। ठीक है, और यही जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मास किसका? अर्थ का, क्योंकि अर्थ का हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स जो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन कर रहा है। मान लो कि सर्कुलर आर्क पे, ठीक है, कोई कार टर्न हो रहा है। ठीक है, कार टर्न हो रहा है। ठीक है, मान लो कि इसका जो आर्क लेंथ है, आर्क जो बन रहा है ना, उसका रेडियस मान लो आर है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मान लो वाइस के लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एफ ले लेता हूँ, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बी वेलोसिटी से जा रही है और ये रेडियस आर है, कर्वेचर एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगर तुम देखोगे मौत का कुआं वगैरह देखे होगे, ठीक है, इसको हम डेथ वेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो ये है, तो कोई भी मान लो कि पर्सन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चिपका हुआ है और ये घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड करता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो है
नॉर्मल जो है वो साइंटिफिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो mv²/r प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में देखोगे तो अलग अलग फोर्स जो है कि साइंटिफिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। और हमेशा याद रखना कि साइंटिफिकल फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, साइंटिफिकल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू साइंटिफिकल एक्सेलरेशन, ठीक है। और साइंटिफिकल एक्सेलरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं एफ साइंटिफिकल इज इक्वल टू मास इनटू एसी। और एसी का दो फार्मूला हमने देखा था, v²/r या ω² इनटू r, ठीक है। तो इस एफ सी का जो वैल्यू हो जाएगा, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं mv²/r या हम ऐसे लिख सकते हैं mω² इनटू r, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें v दिया हुआ है या ओमेगा दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है या किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस अनुसार आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। और साइंटिफिकल फोर्स जो प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो आपको सिचुएशन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक थोड़ा सा छोटा सा फोर्स अगर हम और डिफाइन कर दें, ये तो साइंटिफिकल फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने सुडो फोर्स पढ़ा था ना, सुडो फोर्स, उसी तरह से वो अगर एक फोर्स डिफाइन कर दे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो सुडो फोर्स के ही तरह है, ठीक है। दूसरा अगर हम डिफाइन कर दें, ठीक है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखो ये जो हमने लिखा है ना, ये सब चीजें ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। कि कोई ग्राउंड से अगर देख रहा होगा तो ये अगर भी वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है ये, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल, ठीक है, या तुम मान लो कि तुमने कभी ये फील किया होगा कि अगर तुम सर्कुलर ट्रैक वगैरह पे जब कार मूव करती है, या आपने झूला झूला होगा गोल गोल वाला ये, ठीक है, राउंड, ठीक है। तो उसमें आपको लगता होगा कि आपके ऊपर, आपके पीछे की तरफ, मतलब आपको आउटवर्ड, सर्कल के आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी कि आपको कोई धक्का दे रहा है। जैसे कि मान लो टर्न हो रहा है तो आप बाहर की तरफ जाते हो, है ना। तो वो जो होता है ना कि अगर मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है, और आप इस पे बैठ गए, ठीक है, आप इस पे बैठ गए मान लो, ठीक है। अब इस पे बैठ गए तो आपको लगेगा कि एक पीछे की तरफ मुझे फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि आपको कोई पीछे धक्का दे रहा है, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो जो फील कर रहा है, क्योंकि अब देखो होगा क्या कि अब तुम जो है ना वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, ग्राउंड में नहीं हो, अब तुम मूविंग फ्रेम में आ गए हो, और वो फ्रेम सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम सूडो फोर्स बोलेंगे सर्कुलर में, और सर्कुलर के सूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑरिजिनल हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन तुम अगर इसके रिस्पेक्ट में जाकर इक्वेशन लिखना चाहोगे ना, इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखना चाहोगे, तो ये बॉल जो है तुमको तो रेस्ट में नजर आएगा, ठीक है। अब तुम लिखोगे तो इस पे तुम देखोगे तो टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है, इस पे तुम बोलोगे कि टेंशन इधर लग रहा है, और तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगेगा, अगर ये भी वेलोसिटी से जा रहा है तो mv²/r, ठीक है, ये फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये टेंशन जो है वो mv²/r को बैलेंस करे, तुम्हारे ऊपर नहीं, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में इस बॉल पे mv²/r लगेगा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं लगेगा, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कि ये जो रेस्ट पे तभी रह सकता है कि इस टेंशन को कोई फोर्स बैलेंस करे, ठीक है। ये रेस्ट पे तभी रह सकता है जब इस टेंशन को फोर्स बैलेंस करे कोई, और वो फोर्स mv²/r होगी, और टेंशन इक्वल टू mv²/r। या अगर ओमेगा दे दिया है कि ओमेगा से घूम रहा है तो m ω²/r। देखो चीजें सेम ही है, ठीक है। या तो तुम इस फ्रेम में जाकर लिखो, या तुम इस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से लिखो, फार्मूला सेम ही आएगा, टेंशन इक्वल टू mv²/r, टेंशन इक्वल टू या m ω²r, ठीक है। या तो इस फ्रेम से जाकर लिखो, दोनों चीज वही होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत सेम फोर्स है, ठीक है। सिर्फ वहां पे डिफरेंस आ जाता है फ्रेम का, ठीक है, कि फ्रेम चेंज हो जाने से फोर्स, ठीक है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन चीजें वही आती है फाइनली, ठीक है, फाइनली वही आती है।
तो वही होता है कि तुम ग्राउंड से सॉल्व करो कोई चीज या किसी के फ्रेम में जाकर सॉल्व करो, ठीक है, जो आंसर आना है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए साइंटिफिक फोर्स के बारे में अभी चर्चा करें कि कभी कभी क्या होगा कि दूसरे फ्रेम से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जाकर सॉल्व करना चीजें इजी हो जाती है। जैसे कि लिफ्ट वाले केस में देखते हैं कि लिफ्ट वाले केस में तुम लिफ्ट पे ही चले जाओ तो जो सॉल्व करना है वो इजी हो जाता है, ग्राउंड से इक्वेशन वगैरह थोड़ा टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कभी कभी यूज करेंगे इसका, ज्यादा तो यूज नहीं होगा सर्कुलर में, हमें ज्यादा इसी का यूज करना होगा, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आता है। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, हमने इक्वेशन को बैलेंस किया कि ये फोर्स टेंशन है और टेंशन को बैलेंस, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट भी आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स mv²/r होगा। हमने ग्राउंड से क्या देखा, ग्राउंड से कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो चीजें वही आई, ठीक है, दोनों से। बस देखने वाला क्या, यहाँ पे ग्राउंड पे था तो उसने कुछ और देखा, ठीक है, और यहाँ पे जब इस पे था तो कुछ और देखा। इसने देखा कि ये रेस्ट पे है तो टेंशन को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करेगा, और वो बैलेंस करने वाला फोर्स ये mv²/r, ठीक है, अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो, या m⍵² × r, ठीक है। तो दोनों से जो इक्वेशन आई, ठीक है, दोनों से जो इक्वेशन आया, टेंशन इक्वल टू mv²/r या m⍵²/r, ठीक है, तो दोनों से जो इक्वेशन आया सेम ही आया, ठीक है। तो ये फोर्स बैलेंसिंग करने से आया, और ये जो आया वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करने से आया, ठीक है, कि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एम ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, और फिर यहाँ से ये चीजें आई, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एफ सेंट्रीपिटल टेंशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन का, ठीक है, चलो हाँ, अगर हम बात करें एक इजी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है। द other end of string is fixed, ठीक है, fixed. The block is moved on a smooth horizontal table with constant speed 5 meter per second. Okay. If the block move in smooth table, smooth horizontal table with constant speed 5 meter per second, ठीक है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो रस्सी में हमें टेंशन बतानी है कि रस्सी में टेंशन कितना होगी, ठीक है।
सर 12.5। 12.5 देख लेता हूँ कि यहाँ पे बोला है देखो कि एक स्ट्रिंग से एक मास को टाइट किया गया, ठीक है। मास जो है वो 2 kg है, ठीक है। और रस्सी का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है। और ये रस्सी एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, मान लो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रखा हुआ और ये मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है। तो ये टेबल पे रखा हुआ है और ये जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है ऐसा। तो होगा क्या कि जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो यहाँ पे जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो टेंशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा टेंशन ही रहता है। तो टेंशन इक्वल टू मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, और टेंशन इक्वल टू मास। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इसका वेलोसिटी हमें गिवन है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे 5 मीटर पर सेकंड, यानी हमेशा जो है फोर्स वो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो m इंटू बी स्क्वायर बाई आर, और आर जो है वह यहाँ लेंथ का काम करेगा, ये रस्सी, क्योंकि ये जो सर्कल में घूम रहा है उसका जो रेडियस होगा वो लेंथ के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो टेंशन हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो मास का वैल्यू है 2 kg, बी स्क्वायर का वैल्यू देखोगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन लेंथ 4, तो ये 2 आ जाएगा। तो 25/2 यानी 12.5 न्यूटन, है ना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं दूं तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, कि मान लो ये, ठीक है, और ये एक मान लो मेरे पास मास है, ठीक है, जो मास यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये 3D सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, जिसका कि मान लो रेडियस आर जो है वो मान लेते हैं कुछ 8 ले लेते हैं, 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे ऐसे इसमें, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो अगर हमें v का वैल्यू गिवन है कि मान लो 2 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन between wall of the cylinder and mass, ठीक है। इसका मास मान लो m है, ठीक है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मास m, मास एंड वॉल। मास का वैल्यू भी ले लेना कुछ 2 kg, बिटवीन मास एंड वॉल ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मास एंड वॉल ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सर 16 न्यूटन। सर 16 न्यूटन। हाँ, हो सकता यस है, देखो 16 न्यूटन। अगर हम बात करें कि चलो अगर हम म्यू का भी वैल्यू ले लेंगे बाद में करते हैं, कि अगर मान लो कि ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसका जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो नॉर्मल करेगा, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो इस पे नॉर्मल ही फोर्स लगेगा, और तो कोई फोर्स है नहीं जो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगेगा भी तो अलोंग द सरफेस ही लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं लगेगा, एमजी जो लग रहा है नीचे लग रहा है, ठीक है। तो और फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, ठीक है, और अलोंग द सरफेस ही लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक नॉर्मल है जो कि इसको प्रोवाइड कर सकता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो नॉर्मल आ जाएगी, एम का वैल्यू 2 और बी स्क्वायर
बीच का जो मतलब 4 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। तो 16 न्यूटन का नॉर्मल। तो अगर हमसे एक चीज और पूछे, ठीक है, इसमें इन फाइंड कि कितना फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये रेस्ट पे रह सकते। देखो तुम अगर देखोगे तो इधर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है। तो नीचे mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू mg चाहिए, ठीक है। और ये फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमने अभी कैलकुलेट कर दिया वो mg। तो म्यू का जो वैल्यू होगा वो mg बाई नॉर्मल। मास पता है, मास 2, जी का वैल्यू 10 ले लो, और नॉर्मल हमने भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये 10/8 आ जाएगा, ठीक है, यानी 5/4, ठीक है। तो म्यू का जो वैल्यू होगा 5/4 होना पड़ेगा, तभी ये 1.25 न्यूटन। हाँ, ठीक है। तो म्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, 5/4, ठीक है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। एक मैं स्प्रिंग का देखता हूँ, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग का भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अगर मैं अगर बात करूं कि देखो, मान लो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है? और ये स्प्रिंग पहले मान लो कि अभी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि ये ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, ये ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब ये ओमेगा से घूमना शुरू करेगा तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट होगा, क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में तुम चले जाओगे, ठीक है, तो इस स्प्रिंग पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो फोर्स इसको इलोंगेट कर देगा। तो फाइनली क्या होगा, ठीक है, कि मान लो कि स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आ गया, ठीक है, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आ गया, ठीक है, एक्स का मान लो इलोंगेशन आ गया, ठीक है, ये इलोंगेशन मान लो एक्स का आ गया। तो अब तुम देखोगे अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स जो है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स अब इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा L प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लेंथ L था इसका और x का इलोंगेशन हो गया तो L प्लस एक्स। तो ये जो इस रेडियस में मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहाँ से देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो k टाइम्स x होता है, जो इलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, तो k इंटू एक्स इज इक्वल टू मास। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं, अगर मान लो कि ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जो हो जाएगा वो L प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमसे एक्चुअली में पूछता है फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, फाइंड इलोंगेशन। तो हमें x की वैल्यू पूछा है, तो फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो तुम देखोगे तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं कि x इक्वल टू, ये दोनों को एक्सपेंड कर दो, m ओमेगा स्क्वायर n प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा k इंटू एक्स माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो m ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हर एक सिचुएशन में तुम देखोगे तो अलग अलग फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, पीछे हमने देखा यहाँ पे नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर है। सर एक मिनट स्लाइड लास्ट पे कीजिए सर। इसमें एफएस क्या है सर? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला? एफ हाँ एस। हाँ, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है ना। तो सर माइनस के एक्स नहीं आएगा? क्यों?
देखो यार, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ना उसको एम बी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करना है। तो सेंटर की ओके तरफ सर। तो यहाँ पे ठीक है, तो रीस्टोरिंग वगैरह इसमें देखना ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो देखोगे तो हर एक से केस में अलग अलग फोर्स है। अभी आप ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हो तो कहीं, ठीक है, इसलिए मैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं देता हूँ कि दो मास, ठीक है, तो दो मास अगर करें तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखोगे तो दो चार्ज के बीच जो एक मान लो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो अगर वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे जो प्रोवाइड करेगा सर्कुलर साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन वो कूलम्बिक फोर्स होगा, ठीक है। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो 12th में पढ़ोगे आप। तो वहां पे तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग फोर्स प्रोवाइड करेगा। कहीं फ्रिक्शन भी करेगा, जब हम बेंटिंग ऑफ रोड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन, जब कार वगैरह सर्कुलर मोशन पे टर्न लेती है ना तो वहां पे जो है फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और जो हम टेंशन पे क्वेश्चन करते हैं, 1 से 2 मास करते हैं, 2 से 3 मास करेंगे। तो अगर हम बात करें कि मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट 1 2, ठीक है, ये मान लो इसका लेंथ 2 रस्सी 2 मास है, 2 रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ठीक है, ये मान लो 1 ये 2, ठीक है। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड टेंशन इन बोथ। तो आपको लास्ट वाले से शुरुआत करना है, ठीक है, ये लास्ट वाले से शुरुआत। तो देखो लास्ट वाले को देखोगे, अगर मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो ओमेगा से जब रोटेट कर रहा है तो ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस मास को देखोगे तो अगर मान लेते हैं कि इसमें टेंशन T2 है, ठीक है, और तो कोई फोर्स इसमें लग रहा नहीं रहा है, ठीक है, तो यही टेंशन जो है T2 इसको प्रोवाइड कराएगा साइंटिफिकल एक्सेलरेशन। तो T2 इक्वल टू m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसका जो रेडियस होगा, ये जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसका रेडियस L2 हो जाएगा, तो L2, तो यहाँ से T1 T2 आ गया। अब जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे ना, इसका M1 का एफबीडी बनाओगे तो M1 पे T1 इधर लगेगा, क्योंकि ये टेंशन इसको T1 इधर लगेगा, और इस पे भी एक टेंशन लगेगा T2 इधर, ठीक है, क्योंकि ये इस रस्सी से भी बंधा हुआ है, तो T2 इधर। तो इसको देखोगे तो सेंटर की तरफ इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T1 माइनस T2, ठीक है, क्योंकि T1 इधर T2 इधर, तो नेट जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो T1 माइनस T2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि नेट सेंटर के अलोंग ही होना चाहिए, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो रेडियस होगा वो L1 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से T1 चाहिए, तो T1 इक्वल टू T2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। T2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, T2 इक्वल टू, तो यहाँ से देखोगे तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस T2 का M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L2, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, तो अगर मैं यहाँ से आपको 3 दे दूँ, सर ठीक है, हाँ बोलो। 1 मिनट स्लाइड पीछे कीजिए सर, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला इसको याद नहीं रखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चल जाओ इसको, ठीक है, को याद नहीं रखनी है, ओके सर। ठीक है, कैसे हो रहा है सिर्फ ध्यान दो, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर हम आगे बढ़े तो मान लेते हैं इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, ठीक है, मास तीनों का मास m ही ले लो, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए फाइन टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, 3 स्ट्रिंग है, 1 2 3, ठीक है, यहीं से लोडिंग करना, इसको 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना, इसको 3, ठीक है। तो फाइन टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, ठीक है।
जी हाँ जी आया। सर एम 3m स्क्वायर 3m ओमेगा स्क्वायर एल। हम्म सर ओमेगा स्क्वायर एल ब्रैकेट में तीनों के मास प्लस में। हम्म। किसका आपने T1 निकाला? अगर मैं यहाँ पे ले लो T1 T2 T3, ठीक है, तो T1 तो इस पे भी लगेगा और T2 तो इस पे भी लगेगा। तो अगर हम बाहर वाले को देखें तो इस पे सिर्फ T1 लग रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस हो जाएगा 3l हो जाएगा। तो T1 तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l, ठीक है, तो 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, ठीक है। तो ये तो T1 आ गया डायरेक्टली अपना, ठीक है। T2 के लिए देखोगे इसको, तो सेकेंड मास को देखोगे तो इस पे T2 इधर लगेगा और T1 इधर लगेगा। तो हम इस पे इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि सेंटर की तरफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 2l होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l यानी 2 टाइम्स, ठीक है, प्लस T1, ठीक है। तो T2 जो बेसिकली आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस T1 का वैल्यू 3m ओमेगा स्क्वायर एल। तो T2 बेसिकली जो आ जाएगा वो 5m ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। उसी तरह से आप 1 का देखोगे, इसका देखोगे 3 वाले का, ठीक है। तो T3 को देखोगे ना, तो T3 को देखोगे तो 3 इधर लगेगा और इस पे T2 भी लगेगा। तो हम लिख सकते हैं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और इसका जो लेंथ है वो l के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो T3 जो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस T2 और T2 का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो T3 जो आ जाएगा वो बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर l प्लस 5m ओमेगा ओमेगा। स्क्वायर एल आ जाएगा। इसमें कुछ भी गलत किया क्या? 6mm 6 सही है क्या? एल 3 6 आ गया 7। यस सर 6m ओमेगा स्क्वायर एल ये आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये सही है क्या? 3m और 2l l l, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू यस 2l। सर। तो T2 ठीक, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक रेशियो वाला क्वेश्चन था मुझे नहीं है। एक हम देखते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। देखो कोनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है कि अगर हम मान लो एक रस्सी से, ठीक है, एक रस्सी से मान लो इसी बॉल को बांध के, ठीक है,
इस प्लेन में इस तरह से घुमा है, ठीक है, इस तरह से इसको घुमा है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा, मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसको हम कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। अगर मान लो स्ट्रिंग का लेंथ अगर एल दे दें, ठीक है, और ये जो रेडियस है, ठीक है, जिस रेडियस में घूम रहा है वो हम निकाल सकते हैं। बेसिकली ये थीटा है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। जो आर हो जाएगा वो बेसिकली एल का ये जो कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा, ये तो ये होगा, और ये होगा एल साइन थीटा। तो आर जो होगा वो एल साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तो हम इस पे थोड़ा सा फोर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इस पे तुम देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इधर टेंशन लगेगा, ठीक है, ऊपर रस्सी के ऊपर टेंशन लगेगा अलाउंग द स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम देखें तो नीचे इसका वेट लगेगा, अगर इसका मास m है तो नीचे इसका वेट लगेगा खुद का mg, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, तो अगर इसी के फ्रेम में चले जाए, ठीक है, हम इसी के फ्रेम में चले जाए, ठीक है, इसी पे बैठ के देखें तो इस पे एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कि हम m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से डिनोट करेंगे। अगर ये रेडियस आर में घूम रहा है तो, और आर का वैल्यू हमने लेंथ के टर्म में ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको आर का वैल्यू आर ना देके लेंथ दे दे और थीटा दे दे, तो हमने लेंथ और थीटा के टर्म में ऑलरेडी लिख लिया। अब देखो टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा। एक तो ऐसे आएगा जो कि इस फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि तुम इसके रिस्पेक्ट में चले गए हो तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, और दूसरा जो है वो टेंशन का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, तो ये बेसिकली टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो है वो टी साइन थीटा हो जाएगा। तो आप देखोगे तो टी साइन थीटा को ये बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, और टी कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर रहा है, ठीक है, टी कॉस थीटा को बेसिकली एम जी बैलेंस कर रहा है। अब आपको जो भी कैलकुलेट करना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि इस दोनों को डिवाइड कर दोगे, मान लो, ठीक है, 1/2 करोगे, ठीक है, 1/2 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन बाई कॉस टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी। तो मास से मास टेन कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। तो यहाँ से जो भी निकालना है निकाल दोगे। तो जैसे ही मान लो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा टेन थीटा जैसे ही आ गया, थीटा अगर मान लो आपको टेंशन चाहिए ना, आपको टेंशन चाहिए तो टेंशन तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो ना, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लो, ठीक है। या जैसे ही टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा से आप फिर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल सकते हो, ठीक है, टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल सकते हो, और कोई भी वैल्यू में पुट कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो टेंशन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन साइन थीटा, या एम जी के टर्म में लिखना चाहते हो तो टेंशन इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, या टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई। तो वो जो भी चीजें देखे वहां से हमें क्लियर होगी कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो जैसे ही टेन थीटा आ गया तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि टेंशन का वैल्यू पता है, दोनों टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो टी साइन थीटा का वैल्यू आया है अपना एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, और टी कॉस थीटा का वैल्यू आया है एम जी। ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो टी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको टी को कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली 1 हो जाएगी, 1 होता है सर। ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से टेंशन डायरेक्ट आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगी, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, ठीक है।
कभी कभी होगा कि आपको आर नहीं देकर लेंथ के टर्म में ही दे देगा, ठीक है, लेंथ ही दे देगा स्ट्रिंग का, ठीक है, जिस अस्सी से के बना होगा, ठीक है, तो फिर लेंथ से आपको रेडियस लिखना पड़ेगा कि आर इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अनुसार हमें बस ये दोनों इक्वेशन चाहिए, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, ठीक है, जो कि हमने बैलेंस करके लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्लियर है सभी? नो सर। Yes, sir. Clear है. Yes, sir. तो ये हो गई, ठीक है। ओमेगा ना देके भी दे सकता है, ठीक है, स्पीड भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो अच्छा, टाइम पीरियड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, टाइम पीरियड भी लिख सकते हो कि इसका टाइम कितना लगेगा, क्योंकि अगर देखो तो मैं अगर टाइम की बात कर लूँ, क्योंकि टाइम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हम भी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लो ये थीटा एंगल से ये भी से मूव कर रहा है, ठीक है, इसका जो ऐसे ले लेते हैं वेलोसिटी, ऐसे टेंजेंट की तरफ होगा वेलोसिटी हमेशा भी से। तो इधर टेंशन, ठीक है, तो एक तो इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर, एक थीटा हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा, इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर हम भी लिए तो इधर एम जी। तो देखो तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर हम ये लेंथ के टर्म में निकाल ले क्या, मैं देख लेता हूँ, लेंथ के टर्म में ही सही रहेगा, ठीक है। लेंथ के टर्म में ही अगर निकाले तो लेंथ के टर्म में तुम देखोगे तो जो रेडियस हो जाएगा, ये लेंथ एल दिया हुआ है इसने मान, ठीक है, तो लेंथ के टर्म में जो रेडियस हो जाएगा, मैंने पीछे भी लिखा था, वो रेडियस जो हो जाएगा वो एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब एल का दो कंपोनेंट करोगे तो ये वाला जो आ जाएगा वो कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा वो साइन थीटा, तो रेडियस बेसिकली जो होगा वो एल साइन थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए, मान लो हम भी कैलकुलेट कर लें तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल आर्क लेंथ, ठीक है, जो कि 2 पाई आर होगी, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन भी। हमें भी बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूला से, तो भी कैलकुलेट करने के लिए मान लो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, तो हम डिवाइड कर दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो मास से मास तो कैंसिल हो गया, और ये साइन बाई कॉस ही रन देते हैं, साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, तो इसको टेन ले लेते हैं, साइन बाई कॉस टेन थीटा, ठीक है। तो भी का जो वैल्यू आ जाएगा रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, तो रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ गई। तो अब तुम देखोगे कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन भी, ठीक है, तो भी हो जाएगा रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आर को भी अंदर ले लो, ठीक है, तो टाइम जो हो जाएगा 2 पाई को बाहर ही ले देते हैं, आर को तुम अंदर ले जाओगे तो अंदर आर स्क्वायर बन के जाएगा ये आर जी टेन थीटा, ठीक है, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंदर आर बाई जी टेन थीटा, और आर को हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने टी लिखा, जो हमने टी लिखा, ठीक है, टी का वैल्यू आया आर जी टेन थीटा, ठीक है, आर बाई जी टेन थीटा, ठीक है, और आर को हम
लेंथ के टर्म में लिख ले तो एल साइन थीटा अपॉन जी, tan को साइन बाई कॉस लिख देते हैं, ठीक है, साइन बाई कॉस, कॉस बेसिकली ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट इंटू एल कॉस थीटा बाई जी। तो हम यही फॉर्मूला प्रूव करना चाह रहे थे, रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड, लेंथ और जी के टर्म में हमने और थीटा के टर्म में लिख लिया, ठीक है। टाइम पीरियड हमने लेंथ थीटा और जी के टर्म में लिख लिया, ठीक है। ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, टाइम पीरियड, ठीक है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो जो वैल्यू आ गया, ये आ गया, ये याद भी रख सकते हो, ठीक है, ये याद भी रख सकते हो टाइम पीरियड कोनिकल पेंडुलम का, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ना देखो कुछ नहीं है, फोर्स बैलेंस करना है, ठीक है। फोर्स बैलेंस करके आपसे जो भी पूछेगा, ठीक है, इसे दो इक्वेशन और एक मान लो ये, ठीक है, अगर रेडियस नहीं दिया हो तो लेंथ के टर्म में रेडियस एल साइन थीटा। तो बेसिकली एक, दो और ये तीन, यही तीन इक्वेशन से आपसे जो भी पूछेगा वो कैलकुलेट कर लो, या टेंशन पूछे या थीटा पूछे या भी पूछ ले, ठीक है, या रेडियस पूछ ले, तो कुछ भी पूछ लेना आप यहाँ से इस तीनों इक्वेशन को, ठीक है, जैसे इक्वेशन लिखोगे कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे आप। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यस ठीक सर, है, क्लियर है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। एक बार इसको ना पूरे को अच्छे से देख कर आना, इसको तो पूरा देख लेना एक बार फिर से, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम को ये, ठीक है, ये तीनों चारों पेज जो है, ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन लिखा, ठीक है, और फिर ये तो हमने कर लिया टेंशन वाला, ठीक है। तो एक बार पूरा डायनेमिक्स, ठीक है, और पूरा एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन हमने पिछले क्लास में किया था, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दो दो एक्सेलरेशन है, आपसे कुछ भी देकर पूछ सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और ये एक बार अच्छे से देख के आना, फिर हम अगले क्लास में कुछ प्रैक्टिस करके फिर बैंकिंग ऑफ रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड से अगेन जेईई में भी अभी एग्जाम हो रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, ठीक है, और वीक में भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो अगला क्लास जो जब कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगा तो इस वीक में सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि अगले क्लास में हम बैंकिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ क्लियर है। Yes, sir. Yes. तो ठीक है एवरीवन, बाय। कुछ Bye, किसी को sir. किसी को Bye, कुछ sir. पूछना, No, किसी को कुछ sir. पूछना भी है? That's it. डीपीपी कर रहे हो सर्कुलर का? Yes, sir. ठीक है, डीपीपी करो, Yes, sir. डायनेमिक्स भी शुरू ओके कर सर। सकते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लगभग हो गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हो गया, ओके, ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट।